जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम विपुल वर्मा है। मैंने इस वर्ष की यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट की परीक्षा में 2025 में 10वीं रैंक हासिल की है और मैं आप सबके साथ अपनी इस सफलता की जर्नी को शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं इसमें अपने फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन बैकग्राउंड को बताऊंगा और इसके पश्चात मैं इस परीक्षा को मैंने कैसे तैयारी की और फिर इसके बाद मैंने रिटन एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू की कैसे तैयारी की और इसके साथ फिजिकल और मेडिकल के लिए क्या हमें ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में आप सबके साथ मैं अपनी जानकारी शेयर करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि मैं उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर ज़िले के खेमपुर गांव का रहने वाला हूं और मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है, मैं एक किसान परिवार से बिलोंग करता हूं। मेरे माता पिता दोनों कृषि कार्यों और पशुपालन में लगे हुए हैं और हम लोग कोई बड़े किसान नहीं हैं, छोटे किसान ही हैं। और शुरुआत में मेरी जो अपनी पढ़ाई है वह गांव के ही प्राइमरी स्कूल से स्टार्ट हुई, जहां मैंने 2 साल वहां पढ़ाई की। इसके बाद हमारे गांव में गुप्ता सर जी थे, तो उन्होंने एक नर्सरी स्कूल के इनिशिएटिव लिया, तो वहाँ से मेरे पिताजी ने मुझे उस नर्सरी स्कूल में शिफ्ट किया और वहाँ पर मैंने गांव से ही अपने 8वीं तक पढ़ाई की। और इसके बाद सर हमें अपनी पढ़ाई करने के लिए आसपास के नज़दीकी स्कूल जो था, एक सरकारी स्कूल में मैंने दाखिला लिया, जहाँ पे मैंने 9वीं से 12वीं की पढ़ाई की। मेरे स्कूल का नाम CL इंटर कॉलेज है और काफ़ी पुराना स्कूल है, यहाँ तक कि मेरे नाना जी भी उससे पढ़ाई किए हुए हैं। तो वहाँ पे मैंने अपने ये कोशिश की कि मैं ज़्यादा अच्छा करूँ ताकि घर वाले भी मुझ पर विश्वास करें और मैं जाके आगे फर्दर और अच्छी शिक्षा प्राप्त कर सकूं। तो मैंने अपनी जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा है उसमें मैंने मेहनत करके 90% मार्क्स हासिल किए और इसके बाद मैंने अपने ग्रेजुएशन के लिए बड़े भाई के सलाह पर मैं JEE की तैयारी करने के लिए उन्होंने मेरे एडमिशन कोटा में कराने के फैसला किया। तो इसमें मेरे परिवार के मेरे चाचा जी और सभी लोग मिल करके सहयोग किए और मैं कोटा तैयारी करने के लिए गया। तो कोटा में मैंने 1 साल खूब प्रिपरेशन की, परंतु दुर्भाग्यवश मैं अच्छी रैंक नहीं ला पाया। तो चूँकि मुझे इतना अच्छा कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं थी और यूपी बोर्ड में चूँकि मैं पढ़ा हूँ तो हम लोग के पास NCERT उस समय नहीं लग रही होती थी, तो वो उस तरीके की हमें कोई गाइडेंस नहीं थी, तो मैं उसमें अच्छा नहीं कर पाया। तो फिर मैंने फिर से लेकिन एक ड्रॉप लिया और फिर सोचा कि मैं सेल्फ़ स्टडी से प्रैक्टिस करता हूँ। फिर मैंने कोचिंग नहीं ली, एक टेस्ट सीरीज लगाई और वहाँ पे रह कर के मैंने फिर 1 साल और दिया और इसके बाद मुझे ऑल इंडिया 24,000वीं रैंक प्राप्त हो गई थी। तो उसके बेसिस पे मुझे NIT जालंधर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच प्राप्त हुई, जहाँ पे मैंने 2018 से 22 के बीच बीटेक किया। तो बीटेक में क्या रहा कि 2020 में कोविड आ जाने के पश्चात हम लोग को घर आना पड़ा और हमने केवल 2 साल ही बीटेक की पढ़ाई कॉलेज में रहकर किया है। तो घर पे आने के बाद जो है मेरे साथ ये हुआ कि हमारे जो बाबा जी थे उनको पैरालिसिस हो गया, तो ये दिक्कत हुई। तो हम लोग उनकी टेक केयर करना और इसके साथ ही पढ़ाई करना, दोनों काम करते थे। तो इसके बाद पढ़ाई करने के बाद जब 2022 आया तो 2022 में फिर से कॉलेज खुल गए थे। फिर वहाँ पे गया तो वहाँ से मैंने जो है कॉलेज के थ्रू प्लेसमेंट भी पाई, जहाँ पे गुजरात के एक AIL कंपनी में, केमिकल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जहाँ पे मुझे एक मैकेनिकल इंजीनियर के रूप में मैं वहाँ पे जॉब भी करने लगा। इसी बीच जब कोविड आ गया था तो मैंने जो मेरा समय चूँकि हमारे पास काफ़ी होता था, तो मैंने मेरा जो UPSC की तरफ रुझान था वो हुआ और मैंने सेल्फ़ स्टडी करना स्टार्ट कर दिया था। मैंने बुक परचेज़ की थी, जो हमने मीडिया से जो सुना था यूट्यूब से कि पॉलिटी के लिए क्या पढ़ते हैं, लक्ष्मीकांत खरीदी, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम खरीदी। तो ये सारी किताबें मैं वहीं से पढ़ना स्टार्ट कर दिया और इसके पश्चात मैं जब कॉलेज ख़त्म किया तो मेरा ठीक ठाक स्टडी हो चुकी थी। तो फिर मैं जब जॉब करने गया तो मैं ये डिसाइड किया था कि जॉब भी करेंगे और साथ में साथ स्टडी भी, UPSC की तैयारी भी करेंगे। परंतु
ऐसा हुआ कि जब जॉब करने गए तो चूँकि वो ऑन साइट जॉब थी और इंडस्ट्रियल एरिया रहता था, तो बहुत आने जाने का जो समय लगता था वो 3-3 घंटे लगते थे, और उसके साथ शारीरिक थकावट होती थी। बड़ा पॉल्यूशन वाला एरिया होता था, तो प्रॉपर तरीके से आप हेल्थ भी अच्छा नहीं रहता था। तो फिर वहाँ से मैंने रिज़ाइन करने का सोचा, और इसके लिए मैंने घर से पूछा कि मैं इस परीक्षा की तैयारी करना चाहता हूँ। चूँकि मैं अच्छा किया हुआ था पहले से, तो लोगों का विश्वास था कि हाँ मैं अच्छा कर सकता हूँ। तो घर वालों ने सब मिल कर के मुझे इजाज़त दी कि हाँ आप तैयारी करिए। तो फिर मैं 2024 में चला आया वहाँ पे, 23 के लास्ट में चला आया था। तो फिर 24 से मैंने अटैम्प्ट देने का सोचा। तो इसके लिए मैंने यूपीएससी के अटैम्प्ट सिविल सर्विसेज के दिए। तो वहाँ पे मेरा पहली बार में वहाँ पे प्री नहीं क्लियर हुआ। तो उसके साथ ही मैंने सीएपीएफ का, चूँकि 2 महीने के बाद इसका एग्ज़ाम होता है, तो मैंने इसे एज ए रखा कि दूसरी बार अगर मुझे कोई पूरे साल बैठने की अपेक्षा, मैं इसको सीएपीएफ एग्ज़ाम लिखूँगा। तो सीएपीएफ एग्ज़ाम लिखने के लिए फिर मैंने पहली बार, चूँकि मेरा हिंदी मीडियम था, तो पूरी तैयारी मैं हिंदी मीडियम से ही पूरी तैयारी कर रहा था। तो मैंने क्या किया कि मेरे पास कंटेंट, इसमें जो पेपर 2 होता है वो इंग्लिश में होता है, तो उसके लिए मुझे कंटेंट इकट्ठा करने थे। तो फिर मैंने 2 महीने जो थे उसके लिए मैंने पेपर 1 का भी साथ और पेपर 2 के लिए भी कंटेंट इकट्ठा करने स्टार्ट किए, नोट्स बनाने स्टार्ट किए। तो पहली बार में उतना मुझे समय नहीं मिल पाया था, तो पहली बार में मेरा कट ऑफ ही पेपर 1 का 1 नंबर से नहीं क्लियर हुआ था। पर साथ में यूपी पीसीएस का भी मैंने ट्राई किया कि साथ में उसको दे लेते हैं। तो यूपी पीसीएस में लकीली मेरा जो है प्री क्लियर हो गया था। तो फिर मैंने उसकी मेंस को भी लिखा। तो यूपी पीसीएस की मेंस परीक्षा के जस्ट पहले मेरे घर में एक दुर्घटना हुई, जहाँ पे मेरी जो आंटी हैं उनकी 30 वर्ष की उम्र में ही आकस्मिक डेथ हो गई। तो फिर मैं जो है अपनी वहाँ से भाग करके, मैं चूँकि मैं दिल्ली में रह के पढ़ रहा था, तो मैं वहाँ पे घर आया। और जब घर आया तो फिर चूँकि वहाँ पे उनकी अंत्येष्टि करी, और फिर मैं मेरा मन नहीं लग रहा था। तो फिर घर वालों ने मुझे समझाया और मेरा कि आप यहाँ पे रहेंगे तो आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, आप चले जाओ। फिर चूँकि 15 दिन बाद मेरा मेंस था, तो वहाँ से मैं चला आया। हालांकि मुझे 5-6 दिन में सही से मेरी पढ़ाई नहीं हो पाई थी, फिर भी मैं जैसे तैसे करके जा करके मेंस लिखा। और मेंस लिखने के बाद फिर अपनी जो 2025 की फिर से परीक्षा आ गई थी सीएपीएफ की फिर से। तो उसी बीच मुझे ये परीक्षा देनी थी। तो इसके बीच जो है परीक्षा के दौरान ही, उससे पहले मेरे दादाजी थे जिनको पैरालिसिस हुआ था, उनकी भी डेथ हो जाती है। तो फिर इसके बाद फिर वहाँ से मैं आया तत्काल, और फिर उनके क्रियाक्रम के बाद तुरंत फिर मैं चला आया। तो इसके बाद मुझे अपनी सीएपीएफ परीक्षा लिखनी थी। तो इसे मैंने उसी प्रिपरेशन के साथ जो मैंने एक बीच में 1-1.5 महीने की थी, उसके साथ दिया। परंतु जो मैंने पिछली बार असफलता पाई थी 2024 वाले अटैम्प्ट में, तो वहाँ पे मैंने जो नोट्स मेकिंग की थी, अपने तरीके से तैयारी की थी, वो कहीं ना कहीं मुझे वो मदद की कि मैं कम समय में अच्छे से पेपर को लिख पाया। और लकीली मैं रहा, भगवान की कृपा से मुझे जो है इस बार 10वीं रैंक भी हासिल हुई है। तो अब मैं बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी परीक्षा की जो तैयारी एक हिंदी माध्यम से कैसे पेपर 1 के लिए की, और फिर कैसे पेपर 2 के लिए की, और बाद में जब मैं फिजिकल और मेडिकल रहा तो उसमें मैंने क्या ध्यान रखा और क्या अपने तरीके से मैंने प्रयास की। पेपर 1 के लिए मैं कहूँगा, जो भी विद्यार्थी, चाहे वह हिंदी मीडियम का हो चाहे वह इंग्लिश मीडियम का हो, जो भी तैयारी करना चाहते हैं, उन्हें वही स्टैंडर्ड बुक्स फॉलो करनी है जो हम यूपीएससी के लिए तैयारी करते हैं। बस इसमें थोड़ा डिफरेंस है जिसे मैं आगे बताऊंगा। आप हिस्ट्री के लिए वही स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं, आप मॉडर्न के लिए पढ़िए। और आप अगर एनिशेंट और मेडिवल देखें तो इसमें अगर कुछ साउथ इंडियाज़ के टॉपिक्स भी कवर होते हैं, तो आप तमिलनाडु एनसीईआरटी को फॉलो कर सकते हैं। उसका हिंदी वर्जन भी आ गया है ट्रांसलेटेड में। और इसके अलावा आप कम्प्लीमेंट के तौर पे लूसेंट की बुक का यूज़ कर सकते हैं, जो डेटा और फैक्ट में ज़्यादा एनरिच्ड है। आप उसको यूज़ करिए हिस्ट्री के लिए। और ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए पढ़िए, और उसमें जो डेटा फैक्ट एडिशन करना है वह आप लूसेंट से कर सकते हैं। और इसके अलावा जो है, आप अगर इकोनॉमी को देखें
तो इकोनॉमी के लिए मैंने क्या किया था कि अपनी जो यूपीएससी के दौरान ही मैंने जो सेल्फ स्टडी कर रहा था, तो यूट्यूब का मैंने सहारा लिया। उसमें मृणाल सर की वीडियोस पड़ी रहती है, तो मृणाल सर की आप वीडियोस से जो टेक्निकल टर्म्स हैं या फिर मॉनेटरी पॉलिसी वाला जो पोर्शन है, आप उसको आसानी से समझ सकते हैं। तो आपको कहीं और कोई बुक ना हो तो भी आप उसका यूज़ करिए, और उससे आप अपनी इकोनॉमिक्स को देख सकते हैं। और इवन वो 2 लेक्चर उन्होंने अलग से डाले हैं जो यूपीएससी से अलग, इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स वाला टर्म पूछा जाता है, उसको भी आप तैयारी वहाँ से कर लीजिए। इसके अलावा आपको बजट इकोनॉमिक सर्वे, उसकी जो समरी आती है, बेसिकली आप उसको पढ़ सकते हैं किसी भी वेबसाइट से। और इसके अलावा मैं कहूँगा करंट अफेयर्स के लिए कई लोग मंथली मैगज़ीन पढ़ते हैं, कई लोग ईयरली मैगज़ीन पढ़ते हैं। तो खासकर मैं हिंदी मीडियम वालों के लिए कहूँगा कि अगर जो आई दृष्टि एक घटना चक्र की आती है, मैंने उसको रेफ़र किया, वो उसमें भी इस तरीके के डेटा फैक्ट और पर्याप्त चीज़ें मिल जाती हैं कि आप यूपीएससी के सीएपीएफ में एग्ज़ाम में तो, और इवन यूपी पीसीएस में आप उसको यूज़ कर सकते हैं। उतनी रेलिवेंट नहीं होती है यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए, परंतु यहाँ दोनों जगह वो अच्छे तरीके से आप उसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। तो मैंने उससे वहाँ पे अपनी करंट अफेयर्स को वहाँ से अपडेट किया। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि पीआईबी के जो न्यूज़ आते हैं या जो भी उसके आर्टिकल आते हैं, उस टॉपिक को, अगर आपको चाहे इंग्लिश मीडियम की ही मैगज़ीन क्यों ना हो, अगर आप हिंदी मीडियम है या फिर इंग्लिश मीडियम, दोनों के लिए है, कि आप उसको ज़रूर रेफ़र करें, उस टॉपिक को आप छोड़ें नहीं। यहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा करंट अफेयर्स का पोर्शन कवर कर लेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा अगला सब्जेक्ट जो आता है साइंस का, जनरल साइंस का, इसमें वो थोड़ा यूपीएससी से अलग है। साइंस, वहाँ साइंस टेक्नोलॉजी पूछी जाती है, यहाँ पे जनरल साइंस पूछी जाती है। तो चूँकि मैं एक मैथ बैकग्राउंड का था, तो मेरे लिए तो उतनी बायो मेरी अच्छी नहीं थी, तो इसलिए मैंने लूसेंट का ही बुक उठाया। लूसेंट में आपको 10वीं तक के जो बायोलॉजी के जो पोर्शन होते हैं पर्याप्त मात्रा में दिए गए हैं, और केमिस्ट्री और फिजिक्स के भी उसमें कुछ पोर्शन दिए गए हैं जो डेटा हम लोग को शायद भूल गए होते हैं, तो हम वहाँ से उसको कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप को अगर और जो नए तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साइंस में, अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आने लगे हैं जो 11th-12th के पोर्शन में भी आते हैं। तो उस पोर्शन में आपको जैसे जो पोर्शन आ रहा है, आप उसको गूगल करिए या फिर उस टॉपिक को आप थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ लीजिए, क्योंकि वो एक हिंट है कि आपको अगली बार भी पूछा जा सकता है। तो इस तरीके से आप जनरल साइंस भी कर सकते हैं। और इसमें एक और चीज़ होती है, मैथ आती है। मैथ्स के 15 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। अभी 5 क्वेश्चन इसके कंप्यूटर के एडेड हुए हैं, तो आप चूँकि इसमें हर नंबर की फ़ाइट बहुत ज़्यादा होती है रैंक के लिए, तो आपको इग्नोर नहीं करना है कंप्यूटर को। आपको कई यूट्यूब में मिल जाएंगे लेक्चर्स, आप उसको भी देख सकते हो। या ऐसे टॉपिक्स हैं जैसे सॉफ्टवेयर हुआ या फिर मेमोरीज़ हुआ, ये सारे पोर्शन ज़्यादा उसमें पूछे जाते हैं। तो आप इस टॉपिक को जा करके आप ऑनलाइन तैयार कर सकते हैं, उसके बारे में एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले सकते हैं। मैथ्स के लिए आप जो पीवाईक्यूज़ हैं उसको देख लिए, उसी के बेस पे उससे रिलेटेड जो इतने भी हैं उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। और सारे जो करंट अफेयर्स पढ़ना हो या फिर हिस्ट्री का पोर्शन हो या ज्योग्राफी का हो या इन्वायरमेंट का हो, सारे चीज़ जो आप पढ़ रहे हो, तो आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस आए हुए हैं खासकर 5 साल के पहले से, आपको उन सारे क्वेश्चंस में किस पॉइंट पे फोकस किया जाता है। चूँकि यूपीएससी की परीक्षा हो, यूपी पीसीएस की परीक्षा हो या फिर सीएपीएफ की परीक्षा हो, मैंने ये एनालाइज़ किया कि इनके जो कॉन्सेप्ट, किताब तो एक ही है, लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं उसमें हमारा फोकस एरिया बदल जाता है। यूपीएससी का ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल होगा, यूपी पीसीएस में ज़्यादा फैक्चुअल होता है, और सीएपीएफ में इन दोनों का मिक्स होता है, कॉन्सेप्चुअल भी होता है और फैक्चुअल भी होता है। तो आपको क्या करना है कि हमको पीवाईक्यू के बेस पे ये एनालिसिस करना है कि किस पॉइंट पर फोकस कर रहा है वो, और उस परीक्षा के लिए हमको उस तरीके से उस किताब को पढ़नी है, उस तरीके की शॉर्ट नोट्स बनानी है। मैंने क्या किया था कि स्पेक्ट्रम इतनी बड़ी है, उसको रिवाइज़ नहीं किया जा सकता है टाइम पे, तो मैंने उसकी अपनी एक हैंड रिटन नोट्स बना ली थी, जिसमें बेसिक जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक होते थे पूरे चैप्टर वाइज मैंने उसको अपनी एक नोट्स बना लिया था। तो वो और इतनी हैंडी थी कि मैं उसको एक दिन में रिवाइज़ कर सकता था आराम से। इसी प्रकार मैंने पॉलिटी की भी शॉर्ट्स नोट्स बना ली थी, जितने डेटा फैक्ट हुए हर इम्पॉर्टेंट चैप्टर के लगभग 25 से 30 हुए। जो रेगुलेटरीज बॉडी हैं उनकी बना लिया,
जो कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं उनमें कितने टर्म्स होते हैं, कितने टेन्योर क्या होता है, उनको अपॉइंटमेंट कौन करता है, रिजिग्नेशन कौन लेता है। तो इस तरीके की एक शॉर्ट नोट्स आप बना लीजिए ताकि आप लास्ट समय पे आपको रिवीजन करना बहुत आसान हो। ऐसे आपका कॉन्फिडेंस भी रहेगा कि हाँ मैंने सारा कवर कर लिया है और आप रिवाइज़ भी कर लेंगे। तो इस तरीके से आप मेहनत करके आप इन बुक्स से आप एक अपनी शॉर्ट नोट्स भी बना लीजिए लास्ट समय के लिए, और आप इन किताब के वही पोर्शन को ज़्यादा पढ़िए जिस टॉपिक को आप PYQ में एनालिसिस किए हैं कि ज़्यादा पूछा जा रहा है। ये चीज़ आप कर सकते हैं। और मैंने एक काम ये किया था कि अब PYQ के बेस पर पे अपने जो है तैयारी को मैंने इसमें आगे बढ़ाया। इसके अलावा प्रैक्टिस करना है अगर पेपर 1 के लिए, तो कई कोचिंग जो संस्थान हैं ऑनलाइन उनके टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल हैं। आप अगर को लगता है आपका टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता है, टाइम मैनेजमेंट एक बड़ा चैलेंज होता है क्योंकि मैथ का पोर्शन जो होता है अगर आप उसमें ज़्यादा समय लगा देंगे तो आपका पेपर छूटने का भी चांस होता है। कभी कभी स्टेटमेंट काफ़ी बड़े आते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मैं इन टाइम आप जो है पेपर कर लें, इसके लिए आपको पर्याप्त प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि मैथ्स जो है आपका 20 से 25 मिनट में हो जाए। इसके बाद आप द रेस्ट ऑफ द टाइम जो है आप GS के पोर्शन पे दें। उसकी भी स्ट्रेटजी हो सकती है, आप मैथ बीच में करें या फिर पहले कर लें, परंतु मेरा सजेशन ये रहेगा आप मैथ लास्ट में मत करिएगा क्योंकि पैनिक सिचुएशन हो सकती है जिसमें आपको क्वेश्चन ना निकल पाएँ आपसे। तो पेपर 1 में मेरा ये रहेगा, PYQ एनालिसिस कीजिए। आपको टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है तो आप मॉक भी लगा सकते हैं 5-7, और इसके बाद आप जो है स्ट्रेटजी अपनी बना लीजिए कि पहले मैथ पोर्शन करना है या बीच में करना है और GS किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। और मेरा ये मानना है, जैसे मेरी ये रहती थी स्ट्रेटजी कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करूं। अगर आप यहाँ पे मॉक लगाएंगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि आपके गलत कितने हो रहे हैं और सही कितने हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप अपनी स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। और मुझे लगता है कि पेपर 1 में इतना पर्याप्त है। अगर आप इतना करते हैं और इन टाइम पे तो आपको सही रहेगा। और साथ ही साथ अब इसमें सर पेपर 2 का आता है कि पेपर 2 में आपको क्या करना है। तो पेपर 2 में खासकर हिंदी माध्यम के लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि मैंने हिंदी माध्यम में इस पेपर को लिखा है, जिसमें आपको ये इतनी छूट होती है कि 200 के पेपर में आप 80 मार्क्स जो हैं आप इससे जो है हिंदी में लिख सकते हैं। बाकी पोर्शन आपको भी इंग्लिश में करना है, तो लेकिन आप जो है 80 मार्क्स आप हिंदी में हिस्से का लिख सकते हैं। 6 हिस्से होते हैं, आपको 4 हिस्से लिखने होते हैं उसमें। PYQ के देखेंगे तो आपको टॉपिक भी क्लियर हो जाएगा कि हाँ वीमेन एम्पावरमेंट पे है, अर्बनाइजेशन पे आ रहा है, और साथ ही साथ ऐसे टेक्नोलॉजीज़ पे भी आ गया है। आपकी बार आया था स्टार्टअप्स पे आ गया, और या फिर कोई किसानों एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम है, क्लाइमेट में प्रॉब्लम है, उसके संबंधित टॉपिक आते हैं। तो जब हम कोई करंट अफेयर्स पढ़ रहे होते हैं तो हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हमें उसके जो डेटा और फैक्ट हैं पेपर 2 में कैसे हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं अपने आंसर को इनरिच करने के लिए। तो पेपर 2 के PYQ के आधार पे हमको उस के फैक्ट को अलग से लिख करके रख लेना चाहिए, ताकि आप उसको इंटेंशनली जब पेपर में आए तो उसको लिखें और ताकि वो आपका आंसर इनरिच हो सके। आप ये कर सकते हैं करंट अफेयर्स पढ़ने के दौरान पेपर 2 के लिए। तो पेपर 2 में जब आप इससे लिख रहे हों, इसमें मैं हिंदी माध्यम वालों के लिए थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि मैं कैसे इसको अप्रोच करता था। तो चूँकि मैंने PCS का भी लिखा था तो मुझे थोड़ा सा अनुभव हो गया था कि कैसे इसको और अच्छा कर सकते हैं। तो उसमें थोड़ी जैसे भारत भारती कविता हुई या फिर कोई कोटेशन हुआ, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का महिलाओं से संबंधित है कि मैं उस देश की तरक्की को वहाँ की महिलाओं के द्वारा अर्जित की गई तरक्की के रूप में देखना चाहता हूँ। फिर उस कोटेशन से लीड करते ऐड करते हुए लिंक करते हुए मैं पूरा ऐसे स्टार्ट करता था अपना। और इसी प्रकार या तो फिर अगला एक इससे होता था, मैं कविता की 4 पंक्तियों से स्टार्ट कर देता था, और लास्ट में भी हो सकता था कोई पंक्तियाँ लिखा या कोटेशन लिखा। और बीच बीच में आपको क्या करना है, पैराग्राफ में आप लिख रहे होते हैं तो आपको कोई डेटा फैक्ट हो, कई अच्छी लाइन्स हो जहाँ आपने याद की हो और उसको आप अंडरलाइन करिए। साथ ही साथ आप राइटिंग अपनी नीट एंड क्लीन रखिए। आप इससे लिखते दौरान ये चीज़ आप वैल्यू इनरिच कर सकते हैं उसमें। और अब बात आती है कि आपको ग्रामर की तैयारी कैसे करनी है हिंदी माध्यम वालों के लिए विशेषकर। तो आप कोई भी जनरल किताब इंग्लिश की किताब ले लीजिए, ग्रामर बहुत टफ़ नहीं आती है। इसमें टफ़ पोर्शन एक जो मुझे लगता था वो फ्रेजल वर्ब का रहता था, लेकिन उसका भी ये रहता था कि PYQ के आप जो देखेंगे फ्रेजल वर्ब का एनालिसिस करेंगे, 5-7 साल का PYQ जो है
उसके रिपीट होते हैं कहीं ना कहीं। इवन पहला टर्म जैसे टुक केयर है तो टुक आफ्टर हो जाएगा। पहला टर्म से आप गूगल कर लीजिए उसको, 2-4 टर्म उससे जो संबंधित हैं आप उसको लिखिए, पढ़ के याद कर लीजिए, उसका किस तरह से सेंटेंस आप में यूटिलाइज़ करेंगे उसको आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ग्रामर पोर्शन भी 25 नंबर का आपका ईजिली हो जाएगा। आपका इससे हो सकता है आप अगर वहाँ से डेटा फैक्ट करंट अफेयर से ले लिए हैं तो आप वहाँ से उसको लिख लीजिए। आप कुछ अपने वैल्यू इनरिच करने के लिए अगर आप हिंदी मीडियम के हैं तो आप पोएम्स ले लीजिए, इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप कोटेशन लीजिए, हिंदी मीडियम के हैं तो भी आप कोटेशन और पोएम दोनों ले सकते हैं। और आप उसकी प्रैक्टिस करनी है आपको और लिख लेना है, और इंटेंशनली आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करके उसको इनकॉर्पोरेट कैसे करेंगे अपने आंसर में, आपको ये प्रैक्टिस थोड़ी सी इसकी कर लेनी चाहिए। अब आते हैं हम लोग जो अलग पोर्शन है पेपर 2 के, उसमें आता है आर्गूमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और प्रेसी और कंप्रीहेंशन। तो मेरा क्या रहता था कि मैं सबसे पहले ग्रामर करता था, इसके बाद मेरा दूसरा फोकस होता था कि मैं आर्गूमेंट और रिपोर्ट राइटिंग लिखूं, इसके बाद ही मैं प्रेसी और कंप्रीहेंशन पे जाता था। इसका रीज़न ये है कि लेकिन मेरा एक चीज़ और कहना है कि चूँकि काफ़ी पहले पेज से चेक होती है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि हमारा जो क्वालिटी ऑफ आंसर होना चाहिए जिसे इससे हमारे अच्छे होने चाहिए। इसके बाद आर्गूमेंट अच्छा होना चाहिए, रिपोर्ट राइटिंग, इसमें हमें क्वालिटी वाइज नहीं कंप्रोमाइज़ करना है। तो इसके लिए हमें एक डेडिकेटेड टाइम होना चाहिए कि मैं 1 घंटे में इससे करूँगा, ये 15-15 मिनट में अपने जो है आर्गूमेंट करूँगा, 10-10 मिनट में या 12-12 मिनट में हम अपने रिपोर्ट राइटिंग करूँगा। तो इसके लिए आप यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ मत करिएगा, क्योंकि शुरुआत में यही इम्प्रेस डालते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप 10-15 नंबर ज़्यादा पा जाएँ किसी से पेपर 2 में। और मुझे लगता है मुझे अच्छे मार्क्स मिले हैं, इसी वजह से मुझे अच्छी रैंक प्राप्त हुई है पेपर 2 में। तो इसलिए आप सबसे पहले इससे करिएगा, इसके बाद आप रिपोर्ट राइटिंग और आर्गूमेंट को आप क्वालिटी इसके बैलेंस करके रखिएगा। कॉम्प्रीहेंशन और प्रेसी, खासकर हिंदी मीडियम वालों के लिए मैं कहूँगा कि आप यहाँ पे थोड़ी सी क्वालिटी कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। खासकर प्रेसी में बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी प्रेसी बहुत टफ आती है उसकी लैंग्वेज, और उसको 1/3 करना होता है और उसमें आप हो सकता है 20 से 25 मिनट लगा दें, और वो ज़्यादा वर्थ इट नहीं है मेरे ख्याल से। और कंप्रीहेंशन का यही रहेगा, कंप्रीहेंशन में कम से कम आप 5 आंसर आप लिख के ज़रूर आएँ, और इसके लिए आप पैराग्राफ को जल्दी जल्दी पढ़ें, उस कीवर्ड्स को क्या पूछा गया आप मार्क करें, और उसी टेंस में आप उसको जो है एक अच्छा आंसर जो भी आप लिख सकते हैं आप उसका प्रयास करके उसको भी कंप्लीट कर लीजिए। प्रेसी सबसे लास्ट में कीजिएगा, और प्रेसी करने में क्या होता है कि 1/3 करना होता है टॉपिक आपको। तो उसके लिए आप क्या कर लीजिए, पूरी वर्ड लिमिट दी रहती है उसका 1/3 कर लीजिए, और एक पैरा का पूरा गिन लीजिए उसका, और फिर उसके मल्टीप्लाई कर लीजिए कितनी रो है, एक कॉलम में पूरे कितने वर्ड हैं उसको गिन लीजिए, और इसके बाद जितने रो हैं आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो और सीधे उसमें आपको कितना लिखना है उसके जिस्ट को आप जिसको एक्सप्लेन किया रहता है उस पार्ट को छोड़ करके आप बाकी उसको लिख दीजिए तुरंत। ये लास्ट में करिएगा जल्दी से, ताकि आपको 15 मिनट के अंदर ये हो जाए, आप वहाँ 10 मिनट कम से कम अपना सेव कर लें। तो आप प्रेसी हो गया आपका। और अब आते हैं आर्गूमेंट और रिपोर्ट राइटिंग की तैयारी करें, खासकर हिंदी मीडियम के लोग कैसे कर सकते हैं। आर्गूमेंट के लिए क्या होता है कि आपको एक टॉपिक होता है, वो स्टैटिक नेचर का भी हो सकता है या कोई करंट टॉपिक भी हो सकता है। तो इसके लिए मेरा ये अप्रोच रहता था कि आप जाएंगे तो जो कई सारे टॉपर्स हैं, और जैसे कि हिमांशु वत्स सर थे उस समय, तो मैंने उनका एक 550 रुपये का एक कोर्स था, उन्होंने 35-35 करके टॉपिक हिस्ट्री के इससे के, आर्गूमेंट के और रिपोर्ट राइटिंग के दिए थे उसमें। तो उन सारे टॉपिक्स को मैंने क्या किया, मल्टीपल रीडिंग उसके लिए, और इसका एक शार्ट नोट्स बना लिया कि हमें पॉइंटर कैसे लिखने हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा वो एक्सप्लेन उसमें किया होता, तो ऐसा नहीं करना है आपको उसके पॉइंट्स रखने हैं। इंट्रो कैसे हो सकता है, कंक्लूजन उन्होंने किया है, दोनों वो भी बहुत बड़े, उन्होंने वर्ड लिमिट काफ़ी है उनकी, पर आपको ये समझना चाहिए कि इसको मैं 25 से 30 वर्ड में कैसे कर सकता हूँ, इंट्रो और कंक्लूजन। तो उसके लिए आप पढ़ेंगे तो आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरीके को जो कंक्लूजन कर रहे हों तो किस एक सेंटेंस को लिखना है। उस सेंटेंस को आप और जैसे 4-5 टॉपिक होते हैं डिफरेंट टाइप के, तो उनके जो कंक्लूजन है आप उसको लिख करके रख लीजिए, अपने नोट्स बना के रख लीजिए। इंट्रो कैसे करना है, डेटा और फैक्ट से उठाना है, तो उसके लिए आप क्या करें कि उसके लिए भी आप इंटेंशनली तैयार रहें कि मेरे को बस एक प्रिसाइज तरीके से हमको इंट्रो देना है, और इसके बाद फिर आर्गूमेंट में हम बस सब हेडिंग डाल करके कि आर्गूमेंट
इन द फेवर, एक हेडिंग डाल करके आपको पॉइंट्स लिखने हैं। और पॉइंट्स में मैं ये कहूँगा कि आपको थोड़ा सा इस तरीके से लिखना है, थोड़ा नीट एंड क्लीन रहे। आप लेफ़्ट मार्जिन से शुरू करें, उसको अंडरलाइन करें और इसके बाद उसको बारे में एक्सप्लेन करना है या उसे किसी आपको डेटा से वैलिडेट करना है तो आप थोड़ा सा स्पेसिंग छोड़ें ताकि कापी आपकी अच्छी लगे और साफ़ सुथरा दिखाई भी दे। एग्ज़ामिनर के लिए इजी हो चेक करना और आपको 1-2 मार्क्स एक्स्ट्रा भी मिलें इसके। तो इसलिए आप पहले आप करिएगा कि पॉइंट्स लिखिएगा और इसके बाद फिर आपको उसको एक्सप्लेन करने का प्रयास कीजिएगा। ज़्यादा फोकस आपको ये सर ना रहे कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट करना है। आपको 4, मैंने तो 4 ही पॉइंट लिखा था, फेवर में 4 अगेंस्ट में, लेकिन प्रॉपर एग्जाम्पल के साथ या आर्गूमेंट के साथ उसको मैंने एक्सप्लेन किया था। और एक अच्छा सा कंक्लूजन आप जो पहले से तैयार करके हैं रेडीमेड रहे, आप उसको लिख दीजिए। और ये हो गया आपका आर्गूमेंट के लिए। आर्गूमेंट के लिए आप कैसे एनालिसिस करेंगे, क्या टॉपिक पूछा जा सकता है, तो उसके लिए भी सेम स्ट्रेटजी है। हमको PYQs देखने हैं, PYQs देखिए। और जो कई सारी कोचिंग्स होती हैं वो एक्सपेक्टेड टॉपिक होती हैं, वो उसको अपलोड करती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप उस टॉपिक को चाहे आप AI रख लीजिए, AI ले लीजिए या फिर गूगल कर लीजिए, कैसे भी करके आप उससे कंटेंट प्रैक्टिस कर लीजिए। ये आपको वहाँ पे इससे बहुत हैंडी हो जाएगा। लेकिन मेरा यही रहेगा कि आप लास्ट टाइम के लिए, चूँकि पहला होता है पेपर 1, इसके बाद पेपर 2 लिखना होता है, तो एक शॉर्ट नोट्स बना लीजिएगा। अगर आपको कंटेंट उतने अच्छे नहीं है तो रिवाइज़ करेंगे तो उसके जो अच्छे अच्छे पॉइंट्स हैं आपको याद रहेंगे। तो पेपर 2 में आर्गूमेंट के लिए कर सकते हैं। रिपोर्ट राइटिंग में आपको क्या करना है, रिपोर्ट राइटिंग में आप पहले आप यूट्यूब पे कई सारे वीडियोस पढ़े होंगे, देख लीजिए किस ऑर्डर में लिखा जाता है, व्हेन, व्हाट, व्हाई, और इसके बाद लास्ट में गवर्नमेंट क्या स्टेप्स ले रही है। कोई रिपोर्ट लिखनी है ऑपरेशंस पे, जो जैसे कि ऑपरेशन कावेरी हुआ या फिर ऑपरेशन ब्रह्मा चल रहा है, इस तरह के भी आ सकते हैं। तो उसमें अगर कोई इस तरीके के ऑपरेशंस हुए हैं पिछले 1 सालों में तो आप उस टॉपिक को, उसका कंटेंट तैयार कर लीजिए गूगल करके कि उसमें क्या क्या हुआ था, क्या क्या सरकार ने स्टेप लिए थे या आर्मी ने कौन कौन से कदम उठाए थे, कौन कौन से हमने फाइटर जेट भेजे या फिर रेस्क्यू करने के लिए। तो वो सारी चीज़ आप उसमें मेंशन करेंगे तो आपका आंसर ज़्यादा एनरिच दिखाई देगा। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप रिपोर्ट राइटिंग के लिए थोड़ा सा अपने आप को करंट अफेयर से भी अपडेट रखिए और ऐसे टॉपिक को जहाँ पे मान लीजिए करंट अफेयर्स में स्टैटिक नेचर क्या आ रहा है, जैसे ग्राउंड वाटर डिप्लेशन पे आ गया, तो उसके लिए भी आपको थोड़ा सा रहना चाहिए कि किस तरीके के टॉपिक पूछे जा रहे हैं। जैसे इन्वायरमेंट से ज़्यादा पूछे जा रहे हैं या अर्बनाइजेशन हो रहा है उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है इन्वायरमेंट पे, उससे संबंधित टॉपिक हो सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा आप PYQs देख करके एनालिसिस कर लीजिए कि इस तरीके के टॉपिक संभावित हैं जो पूछे जा सकते हैं। तो आप उसको प्रिपेयर करके रखिए, पहले उसका शॉर्ट नोट्स थोड़ा प्रैक्टिस करके रखिए, थोड़ा डेटा फैक्ट उसके बारे में रखिए, तो इससे आप अच्छी रिपोर्ट राइटिंग कर सकते हैं। अब आता है रिपोर्ट राइटिंग हो गई, आर्गूमेंट हो गया आपका, इससे हो गया, ग्रामर हुआ। ग्रामर में आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करके रखें क्योंकि आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलते हैं, तो आप उसमें ये कोशिश करके रखें कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाएं। और इसके बाद आप कंप्रीहेंसन और प्रेसी की, इसमें मैं भी कहूँगा कि थोड़ा सा अगर आपको टाइम हो, अगर आप UPSC के ना दे रहे हों, सिर्फ इसी पे फोकस कर रहे हों, तो आप इसको और ज़्यादा अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए, विद इन टाइम लिख सकते हैं। पेपर 2 का सबसे बड़ी समस्या चैलेंज ये आता है कि आप टाइम से पूरा नहीं कर पाएंगे, तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। अगर आप नहीं कोई मेंस वगैरह लिखने का आपको प्रैक्टिस है या रिसेंट आप नहीं लिखे हैं तो भी आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 पेपर आप प्रैक्टिस कर लीजिए और टाइम लगा के कि मुझे इतनी देर में इससे लिखना है, इतनी देर में मुझे आर्गूमेंट लिखना है, इसकी एक टाइमिंग आप सेट करके रख लीजिए। और वहाँ पेपर में भी यही स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि मैं इतनी देर में इस पेपर को, इस टॉपिक को अटेम्प्ट कर लूँगा। तो आप पेपर 2 के लिए आप ऐसा कर सकते हैं। और इससे मुझे लगता है कि अगर आप प्रैक्टिस करते हैं, अगर अपनी स्पीड मेंटेन करके रखते हैं, आपकी राइटिंग नीट एंड क्लीन है, आपने प्रेजेंटेशन स्किल जैसे मैंने बताया कि आप सब हेडिंग डाल रहे हैं, अंडरलाइनिंग कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से, उसको बॉक्सिंग कर रहे हैं बढ़िया से कि फेवर, आर्गूमेंट इन द फेवर, अगर आप उसको बॉक्स में डालते हैं तो बहुत अच्छा लगेगा, उस देखने में भी अच्छा लगेगा और सारे जो एग्ज़ामिनर है उसको आपकी कॉपी चेक करने में आसानी होगी, उसको ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो आप उसको अच्छे मार्क्स भी देगा कम एफर्ट में, अगर उसे अच्छा लगता है तो भी काफ़ी। और वैल्यू एडिशन के लिए मैंने बताया जैसे कि आपको इससे में क्या करना है, डेटा फैक्ट का जितना भी आप ज़्यादा हो सके आप रखिए, लेकिन ये पैराग्राफ में लिखा जाता है तो पैराग्राफ लिंकिंग वर्ड पर आप ध्यान रखिएगा।
आपका इससे ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप जीएस के आंसर लिख रहे हो, आपका इससे थोड़ा फ्लो में बने रहे, इसके लिए आपको कनेक्टिंग वर्ड्स आपको यूज करने हैं। और कनेक्टिंग वर्ड्स सीखने के लिए आप किसी भी, चाहे यूपीएससी के टॉपर की कॉपी मिल जाएगी या कहीं मिल जाएगी, तो आपको देखिए कि एक पैराग्राफ से शिफ्ट होते हुए दूसरे पैराग्राफ पे कैसे वो लोग किस वर्ड का प्रयोग करते हैं, तो आप वहाँ से सीख सकते हैं ये स्किल। और पेपर 2 में मुझे लगता है ये इतना अगर आप कर लेते हैं तो आपको पर्याप्त अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। अब बात आती है पेपर 2 के बाद, अब चूँकि हम लोग का फिजिकल पहले होता है, अगर आपने पेपर 1 की कट ऑफ आपकी क्लियर है तो पेपर 2 चेक होगा, और जब मेरिट बनेगी तो आपको फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। अब फिजिकल के लिए हमें क्या ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे फिजिकल में ज़्यादा टफनेस नहीं है, और पुलिस वाला होगा या एसआई की तरह हुआ, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है इतना टफ। लेकिन यहाँ पे बेसिक स्टैंडर्ड आपको मेंटेन करना पड़ता है, जैसे कि आपको 100 मीटर जो है वो 16 सेकंड में करना होता है। अगर आपका वेट ठीक ठाक है, आपने वेट कम करके रखा है, या थोड़ा बहुत आप रनिंग करते हैं, तो मुझे लगता है आप कुछ दिन नहीं करते हैं तो आपको प्रैक्टिस करेंगे 1 महीने में तो आप कर ले जाएंगे। इसके अलावा 800 मीटर की दौड़ होती है, उसके लिए पर्याप्त समय मिलते हैं, 3 मिनट 45 सेकंड आई थिंक। तो आप वहाँ तैयारी करके आप नॉर्मल अगर आप 100 मीटर कर ले रहे हैं तो आप उससे भी कर लेंगे। ज़्यादा मैंने जो हमारे साइड हमारे जब टाइम पे जो रिजेक्शन हुए थे वो 100 मीटर में ही हुए थे, क्योंकि हम लोग यहाँ पे रोड पे प्रैक्टिस करते हैं, वहाँ थोड़ा सा बलूरा मिट्टी होती है, तो वहाँ पे भी थोड़ा सा स्लिपिंग मुझे लगता है होती है, तो थोड़ा 1-2 सेकंड वहाँ थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। तो आप अगर आप एग्जैक्ट कर रहे हैं 16 सेकंड में तो थोड़ा सा प्रैक्टिस करिए, तो आप 14 सेकंड लाइए ताकि वहाँ पर आप 16 में कर ले जाएँ। और इसके बाद आप कर सकते हैं जो, अगर आपकी दौड़ हो गई दोनों, अब आती है लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप में भी प्रॉब्लम होती है, अगर आप कभी नहीं किए हैं या फिर आप ऐसे कोई फिजिकल एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो उसमें भी दिक्कत आती है। खासकर इसमें बताएंगे लड़कियों के लिए बड़ी दिक्कत होती है, लड़कियां के लिए लॉन्ग जंप करना कठिन होता है। तो अगर कोई जो महिला कैंडिडेट है इस एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना चाहती है तो उससे कहूँगा उसको जैसे वो पेपर दे उसको तुरंत ही प्रैक्टिस कर देनी चाहिए, लास्ट टाइम के लिए छोड़ के नहीं रखना चाहिए। अगर उसको लगता है पर्याप्त उस कट ऑफ मार्क्स क्लियर हैं उसके, तो उसे जा कर के शुरुआत ही कर देनी चाहिए, नहीं तो महिलाओं का रिजेक्शन रेट इसमें और भी ज़्यादा है फिजिकल में। लॉन्ग जंप में काफ़ी दिक्कत आती है उन्हें, जबकि उनके लिए शायद 9.5 फीट है और लड़कों के लिए है लगभग 12 फीट होती है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लें लॉन्ग जंप की। इसके बाद आपको गोला फेंकना होता है। गोला फेंकना मुझे लगता है अगर आपके बाजू में थोड़ी बहुत ताकत है तो दिक्कत नहीं होगी। 7.25 किलो का होता है, आपको शायद 3.5 मीटर फेंकना होता है, तो आप कर लेंगे। लेकिन गलती से हमारे समय पर एक बच्चे को मैंने देखा था, उसमें भी गलती कर गया, फाउल कर रहा था बार बार, तो उसको वहाँ से भी वो रिजेक्ट हो गया था। तो आपको फिजिकल के लिए ये करना है, जिसका वेट ज़्यादा है उसको अपने वेट कम करने के लिए तुरंत प्रयास कर देना चाहिए पेपर के बाद, ताकि आप और आपकी रनिंग, आप ये मत इंतज़ार करिए कि आपका रिज़ल्ट आएगा, नहीं तो आप रिजेक्ट होंगे। क्योंकि मेरिट में जो आए थे वो 1820 बच्चे थे और फिजिकल में 800 बच्चे लगभग बाहर हो गए थे। तो ये कितना दुखद होता है कि आप इतनी मेहनत करके वहाँ पहुँचते हैं और आप रनिंग में थोड़ी सी लापरवाही करते हैं, फिजिकल में आप नहीं हो पाते हैं। तो ये चीज़ आप अगर आप पेपर देते हैं तो ये ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद आता है आपका जो है इंटरव्यू। इंटरव्यू में क्या होता है कि आपको लगभग 2 महीना पहले हम लोग को पता लगा था इंटरव्यू से कि आपका इंटरव्यू डेट कब है, और लेकिन इसमें समय बहुत मिलता है। अगर आप सिर्फ एक ही एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इसी एग्ज़ाम की, तो आपका फिजिकल हो जाता है नवंबर में और इंटरव्यू हुआ हम लोग का लगभग मई के महीने में। तो आपको बहुत सारा समय मिलता है। इस बीच में आपको किस मीडियम में, सबसे अच्छी बात यहाँ पे है कि आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों आपको देने की स्वतंत्रता है, तो आपको ये घबराना नहीं है, लैंग्वेज बैरियर नहीं है। मैंने भी अपना पूरा इंटरव्यू हिंदी में दिया, तो मैं कह सकता हूँ कि और मुझे अच्छी रैंक प्राप्त हुई है। तो इसके मतलब मैं इतना जानता हूँ कि पेपर 1 में मेरे एवरेज मार्क्स थे, फिर भी मुझे अगर 10वीं रैंक मिली है तो इंटरव्यू और पेपर 2 में मुझे अच्छे मार्क्स मिले होंगे। तो यहाँ पे ये एक लैंग्वेज का अगर आपके अंदर कोई ये ऐसा संभावना आपको लग रही हो कि नहीं कम नंबर मिलता है, तो मुझे लगता है ये एक अफवाह है, इस पर आप ध्यान मत दें। लेकिन आपके मुझे जो अब अनुभव हुआ है, चूँकि मैंने पीसीएस का भी इंटरव्यू दिया था, वहाँ पे भी मुझे अच्छे मार्क्स मिले हैं और यहाँ पे भी मुझे अच्छे मार्क्स मिले हैं। तो इसमें मेरा ये जो अपना व्यक्तिगत अनुभव है मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ कि इंटरव्यू में आपको क्या करना चाहिए।
इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा चीज़ ये चेक करते हैं आप कितने विनम्रता से और कितने कामनेस के साथ आप आंसर दे रहे हैं। तो आप जब भी जाएं तो ये चीज़, और उनका अंदर का इन्वायरमेंट भी ऐसा होता है कि आप जाएंगे तो आपको ये नहीं लगेगा, जो आप मॉक इंटरव्यू देते हैं वहाँ पे लाइटिंग होती है, कैमरा होता है, तो आपको लगता है कि वहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ी घबराहट हो। और यहाँ पे जो क्वेश्चन भी पूछते हैं तो ऐसा कभी कभी इंटिमिडेटिंग होता है, आपको ऐसे लग रहा है कि आपसे रिजेक्ट करने के लिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है। लेकिन मैं दोनों जगह इंटरव्यू दिया तो मुझे ये लगा दोनों आपसे आपके बारे में जानना चाहते हैं, आपको परसुएट करते हैं कि आप बताएं, अच्छे से बताएं। और बहुत ही ज़्यादा कोऑपरेटिव माहौल होता है, बहुत ही शांत होते हैं, तो इसमें आप डरिएगा मत। लेकिन तैयारी करने में लिए आप क्या ध्यान रख सकते हैं, इंटरव्यू की तैयारी में आपको, अब तो हो गया है ऑनलाइन भी कई तरह से डेफ एनालिसिस होता है, आपका डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म होता है, तो वो आपको क्वेश्चन दे देते हैं कि आप ग्रेजुएशन किस में किए हैं, आप किस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, आपके एजुकेशन में आपने क्यों किया, उसमें आप क्यों नहीं आगे फर्दर किए, आप जॉब में क्यों आना चाहते हैं, आपने कोई जॉब की है तो आप जॉब छोड़े क्यों। तो जितने तरीके से क्वेश्चंस हो सकते हैं पॉसिबल, वो उस तरीके के क्वेश्चंस में उससे रिलेटेड वो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको दे देते हैं। तो आपको क्या करना है, डेफ एनालिसिस करा करके आपको उन क्वेश्चंस का आंसर प्रिपेयर करना है कि जिस दिन 1 या 2 मिनट में आप प्रॉपर अच्छे तरीके से उसको आंसर कर पाएँ। तो ये ध्यान आपको रखना चाहिए कि जब इंटरव्यू तैयारी कर रहे हों तो आपको पूरी, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या क्या आपने किया है, उस सब के बारे में आपको एक अच्छी जानकारी होनी चाहिए। और आप अगर वो किसमें काउंटर क्वेश्चन कोई पूछते हैं तो आप उसको अच्छे तरीके से आंसर लें, और वो ऐसा हो कि आपका जेन्युइन लगे, झूठा ना लगे और बनावटी ना हो। और ऐसा हो, और कोई अगर ऐसी चीज़ मान लीजिए है जो उसमें थोड़ा सा डिस्प्यूटेड है, आप उसको अवॉइड करें, उसको बैलेंस्ड तरीके से आंसर दें। आप आंसर पहले से सोच के रखें, मुझे इस टॉपिक को नहीं छेड़ना है, ताकि क्योंकि आपके क्वेश्चन से, आपके आंसर से उन्होंने नया क्वेश्चन ना पहले बना लें और आप उसमें फंस जाएं फिर। तो आपको ये ध्यान रखना है, ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ प्रिसाइज रहिए, और जितना पूछा जाए मुझे लगता है आपको उतना ही उत्तर देना चाहिए। अगर उनको और जानना होगा उस टॉपिक के बारे में तो आपसे और पूछते हैं। और अगर वो आपको, यहाँ पे कई लोग ऐसा भी मैंने यहाँ मॉक में देखा कि बोले कि आप आंसर को अगर कुछ पूछ रहे हैं तो आप बहुत प्रिसाइज रखिए, लेकिन आपको वहाँ पे जाके जजमेंटल होना है कि वो आपसे ज़्यादा जानना चाहते हैं या प्रिसाइज जानना चाहते हैं। और उनके पूछने का तरीका आपको बता देगा कि हाँ, आपके बारे में सुनना चाहते हैं, आप कोई बता रहे हैं कि आप, जैसे मेरे से पूछा था कि आप जॉब क्यों छोड़े या फिर यहाँ कैसे इसके लिए मोटिवेट हुए, तो मैंने पूरी वो स्टोरी बताई कि मैं, हाँ, मेरे जो जहाँ कंपनी में काम करता था तो वहाँ पे CISF के जो ट्रेनिंग कराने के लिए वहाँ पे आते हैं एक मीटिंग करने के लिए, तो वहाँ पे हम लोग को भी अटेंड करना था ट्रेनिंग के दौरान। तो मैं भी गया, तो उनसे मैंने उत्सुकता वक्त पूछा कि सर आप लोग डेपुटेशन पे आए हैं कि वैसे कोई एग्ज़ाम दे करके, तो उन्होंने बताया CAPF एग्ज़ाम दे करके। तो फिर वहाँ से मैंने लिंक किया कि मैंने वहाँ CAPF एग्ज़ाम, तो वहीं से मुझे ये लगा, एग्ज़ाम के बारे में पता चला, और फिर मैं वहाँ से रिज़ाइन करके यहाँ पे आया। तो मेरी बात भी ये सही हुई कि हाँ, आपने जॉब क्यों छोड़ा, वहाँ मोटिवेशन का सोर्स क्या रहा, तो ये दोनों चीज़ उस आंसर में क्लियर हो गई। तो इस तरीके से आप जो है अपने आंसर को डिटेल में भी बता सकते हैं अगर वो जानने की इच्छुक हैं तो। और इसमें इसके बाद और मैं जो कहूँगा, जैसे मेरा जो इंटरव्यू एक्सपीरियंस रहा, मैं उसके बारे में थोड़ा शेयर करना चाहूँगा। मेरा सुजाता मैम का बोर्ड था, तो जैसे जैसे मैं लंच के बाद पहला मैं जाने वाला था, तो मैं जल्दी से जल्दी गया वहाँ पे, और चूँकि मेरा फॉर्म, वहाँ पे जो फॉर्म भरना होता है पहले जा करके, तो उसमें मेरा लेट हो गया, तो मैं वहाँ पे अपने सूट भी नहीं डाला था, तो ये तो रिंग बज गई। तो मैं वॉशरूम में था, तो वहाँ वॉशरूम में जो बुलाने वाले आते हैं वहाँ तक गए, कहें सर चलिए आप लेट हो रहा है, तो मैं जल्दी जल्दी गया वहाँ पे। तो मैम सबसे पहले पूछती हैं कि आप कैसा फ़ील कर रहे हैं, तो मैंने आंसर दिया, मैम मुझे बहुत प्राउड फीलिंग हो रही है। तो कहें अच्छा। फिर उन्होंने बैठने को बोला, फिर इन्होंने पूछा कि आपने खाना वाना खा के आए हैं, नाश्ता वास्ता किया है कि नहीं, तो मैंने बताया जी मैम मैंने नाश्ता वगैरह किया है। तो फिर मेरे बारे में एक बेसिक इंट्रोड्यूस कर दी सभी को, ये विपुल हैं, ये सुल्तानपुर से हैं और इन्होंने यहाँ से अपनी ग्रेजुएशन की है, इनकी पहली प्रेफरेंस CISF है, तो ऐसा से बता दी। और इनकी हॉबीज़ मैंने जो लिखी थी ये है। एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे मैं जब यहाँ पे मॉक देने गया था एक जगह, तो वहाँ पे कई सारे लोग स्टूडेंट्स आए थे और उन सबको काउंसलिंग कर रहे थे सर। तो उसमें सारे लोग को देखा कि बहुत सारे लोग की अचीवमेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं, ऐसे ऐसे बैकग्राउंड से बच्चे हैं जो स्पोर्ट्स में काफ़ी अच्छा किए हैं,
उनकी जो को एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं बहुत ज़्यादा हैं। और मेरे पास तो चूँकि कोविड था तो मैं कॉलेज में कुछ कर नहीं पाया, और गांव में तो इतनी ज़्यादा कॉलेज स्कूल में कुछ कराया नहीं जाता था, तो वहाँ पे ऐसी कोई अचीवमेंट्स नहीं थी कि मैंने कोई बड़ा पार्टिसिपेशन कहीं किया हो। तो उन लोग की जो डेप्थ था उसको देख करके मुझे ये डर लग रहा था कि मेरे पास इतनी अचीवमेंट्स तो है नहीं, तो कहीं ना कहीं इसका नेगेटिव इम्पैक्ट ना हो कि मैं अच्छा स्पोर्ट्स में मैंने बहुत अच्छा कुछ नहीं किया है, और मैं कुछ ऐसे अचीवमेंट नहीं है कि उनको इम्प्रेस कर पाऊँ। तो मुझे अंदर से ये डर लग रहा था। लेकिन जब मैं गया तो मैम कुछ ऐसा काउंटर पूछी ही नहीं कि आपने क्या स्पोर्ट्स नहीं किया, कुछ और कॉलेज में क्यों नहीं पार्टिसिपेट किया, जबकि उसमें मैंने हालांकि मैंने बता दिया था मैम मैं कोविड के बैच का हूँ, लेकिन वो दूसरे आंसर में बताया था, उसके रेफरेंस में नहीं बताया था। तो एक भ्रम मेरा ये भी दूर हुआ कि अगर ऐसे बैकग्राउंड से आप आते हैं गाँव से कि आपने बहुत कुछ नहीं किया है जीवन में, बड़े स्पोर्ट्स में नहीं कुछ किया है या फिर अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में आप उतने इन्वॉल्व नहीं रहे, तो ये मत सोचिए कि आपको इंटरव्यू में कम मार्क्स मिलेगा। वो अगर नहीं किया है तो उसमें झूठ बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको नहीं मेंशन करना चाहिए, तो उससे कोई इम्पैक्ट आपको बुरा नहीं पड़ेगा। तो मैंने कुछ नहीं किया था, अभी रिज़ल्ट आया तो मुझे पता चला नहीं इसका कोई ऐसा नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं हुआ। लेकिन मैंने और बच्चों को देखा तो काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ किया हुआ था, तो उससे भी आप मत डरिए। अगर आपको ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि आपके पास बहुत अचीवमेंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग समझ जाते हैं कि आप कहाँ से आ रहे हैं, आप यहाँ तक पहुँच गए हैं तो उनके लिए वही बड़ी अचीवमेंट है, तो आपको उसी हिसाब से जज करते हैं, आपको किसी से कंपैरिजन नहीं करते हैं। तो ये चीज़ आप इंटरव्यू में ध्यान रखिए। जो एक चीज़ मेरी रहेगी इंटरव्यू में पर्सनली कि आप विनम्र रहिए, क्योंकि एक ऑफिसर रैंक है, आप काम रहें। आपको बहुत जैसे आप आर्मी का एग्ज़ाम है, पैरामिलिट्री का एग्ज़ाम है, तो कई लोग ऐसे कहें कि जो बच्चे एसएसबी किए थे उन्होंने सजेस्ट किया आपके आंसर बहुत प्रिसाइज होने चाहिए। वो अपने एसएसबी के अनुभव से बोले कि प्रिसाइज होना चाहिए, आपको बहुत हाजिर जवाबी होनी चाहिए। लेकिन चूँकि हम लोग मैं तो नहीं किया था, तो मैं वहाँ पे गया, मैंने लगा कि उनकी एज चूँकि होती है 55 से 60 के करीब में होते हैं जो इंटरव्यू बोर्ड वाले मेंबर्स होते हैं, तो आपको वहाँ पे और इतने विनम्र होते हैं वो लोग, इतने सुलझे व्यक्तित्व के होते हैं कि आप वहाँ पे ऐसे दिखा भी नहीं सकते कि आप हाँ कि मैं आर्मी के लिए से ऐसे आया हूँ कि मैं तेज़ से जवाब दूंगा, हाजिर जवाबी दूंगा और ऊंची आवाज़ में बोलूँगा। तो आप उनके साथ जितना विनम्रता से बात करेंगे मुझे लगता है उतना पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है। आपको शो ऑफ बिल्कुल नहीं करना है, आप विनम्र बने रहिए और आप ये ध्यान रखिए कि जिस लहजे में आपसे बात कर रही हैं आपको उसी तरीके से उसी पेस में आपको जवाब देना है। इवन जो मैम रहती हैं कई इसमें, जैसे मैम थी वो हिंदी में बात कर रही थी, क्योंकि मेरा हिंदी माध्यम में था, तो अगर आपको माध्यम हिंदी है तो इवन अगर वहाँ के मेंबर्स साउथ इंडियंस के होते हैं तो आपके लिए वो हिंदी बोलने का प्रयास करते हैं। तो आपको जिस भी लैंग्वेज में आपको देना है उसका कोई इश्यू नहीं है, बस ये रहे कि आप कॉन्फिडेंटली उनके आई कांटेक्ट के साथ आप उसको जवाब दें और आप उसमें घबराएं नहीं। और कभी कभी ऐसा होगा आपको लगेगा, जैसे मेरे से जो कई ऐसे क्वेश्चंस पूछे, जैसे मुझे पूछा गया कि यूपी में आप रह रहे हैं, वहाँ इनकाउंटर कल्चर बहुत है, तो आपको क्या लगता है कि लीगल है या इलीगल है। तो फिर मैंने कहा मैम जिस तरीके से पूछ रही थी मैं सोचा बैलेंस करूं फिर, लेकिन जिस लहजे में उन्होंने कहानी बना के बताया तो मुझे लगा वो सुनना ही चाह रही हैं इलीगल है। तो मैंने कहा मैम इलीगल है क्योंकि ये फाइनल वर्डिक्ट तो कोर्ट से आना चाहिए, किसी को क्या सज़ा मिलनी चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा तो फिर पब्लिक क्यों खुश होती है इतनी इनकाउंटर पे। तो मैंने वही बताया कि मैम जुडिशियल डिले होता है, इसलिए पब्लिक चाहती है जल्दी से जल्दी न्याय मिल जाए अगर कोई जघन्य अपराध किया है, इसलिए पब्लिक सपोर्ट करती है इस सिस्टम को। तो उन्होंने कहा अच्छा फिर ऐसा लेट क्यों होता है। तो फिर उन्होंने पूछा, तो फिर मैंने जवाब दिया कि हाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की गैप है, वैकेंसीज़ खाली हैं और अभी जो है टेक्नोलॉजी का अडॉप्शन नहीं हो पाया है। तो इन सारी चीज़ों को जब मैं बताया तो उन्होंने कहा तो करना क्या चाहिए, मतलब समस्याएं बताई, फिर क्या इसका सोल्यूशन है उन्होंने ये पूछा। और मेरे बैकग्राउंड से फिर उन्होंने पूछा आप NIT IIT में डिफरेंस क्या होता है। और इसके अलावा उन्होंने एक अच्छी चीज़ पूछी कि जब मैं गया तो उन्होंने कहा कि आपके अंदर कोई 3 खामियां और 3 अच्छाइयां बताइए, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा जो आप रट के आए हैं वो मत बोलिएगा, आपकी जो पर्सनल है वो बोलिएगा। तो चूँकि मैं भी तैयार करके वो कीवर्ड्स याद गया था, लीडरशिप स्किल और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, तो चूँकि उन्होंने सीधे ही रोक दिया आप जो रट के आए हैं वो मत बोलिएगा। तो मैंने अब मेरे से जो उस समय ऑन द स्पॉट निकला उसमें यही था कि मैं डिसिप्लिन्ड हूँ और मैं काफ़ी मिलनसार व्यक्ति हूँ और मैं काफ़ी केयरिंग हूँ।
तो अच्छा उन्होंने फिर कहा कि आप बताइए कमियाँ क्या हैं। कमी में बताया कि जैसे मैं कोई काम करता रहता हूँ तो मैं उस पर फोकस बना के रखता हूँ, लेकिन उसकी वजह से मुझे अलग काम से समय पे खाना हुआ, एक्सरसाइज करना हुआ, वो डिले हो जाता है। इसी बार पूछा कि आप फिर और दूसरी कमियाँ क्या हैं। तो ऐसे मैंने बताया कि फ्रेंड सर्कल्स में अपने है कि मैं जब तक जिसके साथ रहता हूँ बहुत अच्छा मेरा बॉन्डिंग रहती है, पर कहीं पर जब हम माइग्रेट कर जाते हैं तो धीरे धीरे उनसे बॉन्डिंग ख़त्म होती जाती है, वो बातचीत भी कम हो जाती है या ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे जा कर के। तो उन्होंने एक वर्ड भी बोला इंग्लिश में उसके लिए कि इसको ये बोलते हैं। और साथ ही फिर लास्ट वाली जो मैंने खामियाँ बताई, मैंने कहा मैम मैं थोड़ा इमोशनली कम एक्सप्रेसिव हूँ। तो कहीं तो अभी तो कह रहे थे तुम कि मैं बहुत मिलनसार हूँ, अभी कह रहे हो कि तुम इमोशनली एक्सप्रेसिव नहीं हो, ऐसे कैसे हो सकता है। तो फिर मैं उसको थोड़ा सा उसको कम्प्लीमेंट करने के लिए मैं बोला कि मैम जैसे कि मैं अपनी माँ से अपनी बातें सहजता से कर लेता हूँ, पर पापा से वो बातें नहीं कह पाता हूँ। तो वो थोड़ा सा मुस्कुराई भी और मुझे लगा मैम है और थोड़ी माँ की बात किया हूँ तो वो इमोशनली ज़्यादा प्रभावित भी होंगी मेरे से। तो ये चीज़ मुझे लगा कि ठीक है वहाँ पे। इसी प्रकार अगले सर आए तो उन्होंने पूछा कि आप, चूँकि मैं पंजाब में रहा हूँ तो उन्होंने बताया कि आप पंजाब में आपको क्या अलग दिखा यूपी से। तो फिर मैंने उनके थोड़ा कल्चर के बारे में, उनकी जो गुरुद्वारे में सेवा भावना है उसके बारे में बताया, और साथ ही साथ में फिर शिफ्ट किया गया वहाँ की खेती, मंडी, किसान के ऊपर। चूँकि मैं भी किसान बैकग्राउंड से हूँ तो मैंने वहाँ बोलना उचित समझा। तो फिर उन्होंने बीच में मुझे टोका कि आप कैसे कह सकते हो कि किसानों के बारे में कैसे आपको पता लगा, मंडी कहाँ आपने देख ली कॉलेज में जा कर के। तो फिर मेरे लिए इसका आंसर था कि चूँकि मेरे चाचा वहाँ पे अमृतसर में जॉब करते थे, तो मैं कहा कि सर मैं सैटरडे संडे जाता था, बैंक में काम करते थे, फील्ड अफसर थे, तो फिर मैं उनके साथ सैटरडे संडे गांव में घूमा हूँ पंजाब के, तो मुझे पता है। और ये सही बात भी थी। तो फिर उन्होंने फिर पूछा कि आप ग्रेजुएशन बताइए, अपने ग्रेजुएशन में आपको क्या सब्जेक्ट पसंद है। तो ग्रेजुएशन का मैंने बताया, तो ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट का नाम बताया मैंने, ऑटोमोबाइल और थर्मोडायनेमिक्स। तो उन्होंने बस मुझे से थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉ होते हैं उसके बारे में पूछा, और इसके बाद फिर सीधे शिफ्ट हो गए वो इंटरनल सिक्योरिटीज़ पर कि अभी क्या इमर्जिंग इंटरनल सिक्योरिटी चैलेंजेज हैं इंडिया के पास। तो उसको भी बताया मैंने कि जो अब साइबर सिक्योरिटी से संबंधित है, डीप फेक है, और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो अटैक्स हो रहे हैं, और इसके अलावा जो है ड्रोन्स के थ्रू जो है इंटरेस्ट कंट्री जो है अपने हमारे जो है आतंकवादी आते हैं, इसमें समस्याएं हैं। तो इन सारी चीज़ों को जब बताया तो उन्होंने कहा और कुछ बताइए आप। तो फिर इसके बाद मैंने कहा सर अगर और चैलेंजेस देखें तो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, अगर इसको हमने नहीं यूटिलाइज़ किया तो ये हमारे लिए लाइबिलिटी बन जाएगा। इवन क्लाइमेट चेंज है सर, वो भी एक लॉन्ग टर्म में हमारे लिए इंटरनल सिक्योरिटी का खतरा है, माइग्रेशन होगा, रिवर्स माइग्रेशन हो सकता है। तो इस सारे चीज़ के बारे के बाद जो है लास्ट वाले सर थे उनको उन्होंने रेफ़र किया। तो उनसे उन्होंने पूछा कि मैं उनसे पूछा कि आप कंपनी छोड़ के आए क्यों, तो उसका रीज़न मैंने उनको बताया। तो फिर उन्होंने पूछा कंपनी के बारे में, पूछा क्या आपकी जॉब प्रोफाइल क्या थी, आप क्या करते थे। फिर इसके बाद उन्होंने एक केस स्टडी दी थी। केस स्टडी में था कि आप जिस कंपनी में हैं, कंपनी कमांडर हैं, उस कंपनी में जो 2 लोग सुसाइड कर लिए हैं क्योंकि वो सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा एक्टिव थे और कोई फैमिली प्रेशर बर्डन था और डिप्रेशन में चले गए और उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया। ऐसी घटनाएं ना हो तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना चाहिए एज ए असिस्टेंट कमांडेंट। तो फिर मैंने उनको यही बताया कि सर मैं उनको तुरंत अगर किसी पर ऐसे केस आते हैं जो डिप्रेशन में है, सीधे उसे नेसेसरी लीव दूंगा और सीधे उसको काउंसलिंग कराएंगे, और जब तक नहीं सही होता उसकी प्रॉपर मॉनिटरिंग करेंगे, उसके फैमिली मेम्बर से बातचीत करेंगे, जो भी समस्या होगी डिपार्टमेंटल स्तर पे उसको सॉल्व करेंगे। फिर जब प्रॉपर ठीक हो जाएगा तो कहीं अगर ऐसा है कि वो टेरेन की वजह से, उस जहाँ पे उसकी पोस्टिंग है उसकी वजह से अगर तनाव में है तो उसको कोई पीस पोस्टिंग की जगह दी जाएगी ताकि वो मेंटली फिर से रिकवर कर सके। इन सारी चीज़ों को मैं बैलेंस करूँगा। तो उन्होंने कहा क्या ऐसा नहीं होता कि हम इसको सोशल मीडिया ही बैन कर दें। तो मैंने कहा सर मुझे लगता है ये उचित नहीं होगा, क्योंकि बहुत प्रोलॉन्ग डिप्लॉयमेंट होता है उनका, लंबे समय तक वो डिप्लॉयड होते हैं। अगर आप ऐसे कर देंगे उनके फैमिली से प्रॉपर, चूँकि टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, अगर आप किसी को ऐसे वंचित रखेंगे अपने परिवार से बातचीत करने पर, प्रॉपर तरीके से बातचीत करने पे, तो मानसिक तनाव और बढ़ सकता है। ये कर सकते हैं कि अगर ज़्यादा सोशल मीडिया यूज़ कर रहा है तो हम उस पर एक टाइम लिमिट लगा दें। तो उन्होंने कहा ठीक है। इसके बाद उन्होंने मैम को रेफ़र किया, तो मैम ने कहा ठीक है बेटा हो गया है, आप चले जा सकते हो। तो फिर ये रहा मेरा इंटरव्यू का वहाँ का पूरा ट्रांसक्रिप्ट। और इंटरव्यू के बाद हमारी स्टार्ट होती है
मेडिकल, अगले दिन से ही मेडिकल स्टार्ट हो जाता है आपको। तो 2 ऐसे बनाए गए थे संस्था पॉइंट्स थे जहाँ पे आपको जा कर के मेडिकल कराना होता था। तो मेरा यहीं से थोड़ा सा दूर झड़ोदा कलान पड़ता है, वहाँ पे लगा था, जहाँ पे CRPF कैंप में मेरे को इंटरव्यू अपना मेडिकल देना था। तो मेडिकल में जाने पे आपको पहले क्या होता है, पहले दिन आप जाओगे, आपका आई टेस्ट होता है और फिर आपको ले जाके आपका ब्लड सैंपल देते हैं, आपका यूरिन टेस्ट हो जाता है। रिजल्ट अगले दिन आता है लेकिन आपका टेस्ट उसी दिन हो जाता है। आई का उसी दिन रिजल्ट आ जाता है, बाकी ब्लड का अगले दिन आता है। तो फिर अगले दिन फिर आप बुलाते हैं आपको और फिर जाना होता है। तो उस दिन फुल बॉडी चेकअप होता है, आपकी हाथ में चेक करते हैं कहीं आपका कैरिंग एंगल तो गलत नहीं है, आपकी नॉकनीस तो नहीं है, आपके और कोई प्राइवेट पार्ट्स वगैरह में कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए भी प्रॉपर चेकिंग होती है। आपके दांत चेक होते हैं, कान चेक होते हैं। और उसके लिए एक जैसे आई का है एक स्टैंडर्ड है, तो उसके लिए एक उनकी PDF है, आप उसमें चेक कर सकते हैं कि आप कितने से कितना तक चलाऊँ। अगर आप चश्मा लगाते हैं तो कितना आपको होना चाहिए। और इसमें मैं देख रहा था हमारे यहाँ जो मेडिकल में जिसको रीमेडिकल मिल रहा था या फिर जो रिजेक्ट हो रहे थे, उसमें सबसे बड़ी आ रही थी समस्या, एक तो आई वालों की और दूसरी आई थी BP या जिसकी BP हाई हो जाती है, हार्ट की समस्या है। इस दोनों समस्याएं ज़्यादा क्रिटिकल थी। अगर ये समस्या आपको है तो आपको इसका अगर कोई इलाज संभव है तो आपको करा लेना चाहिए, आई का भी। और BP में आपको यही कहेंगे कि आप पहले से अपनी BP को एक बार देख लीजिए क्या पैटर्न रहता है उसका। किसी का अगर मान लीजिए हाई हो जाती है, आपको वहाँ चूँकि आपका मेडिकल हो रहा है, आप और घबरा जाओगे तो और भी हाई हो सकती है। तो पहले से आप थोड़ा सा जानकारी रहेगी, थोड़ा सा काम रख सकते हैं अपने आप को, तो आप हो सकता है वहाँ पे ठीक रहे। फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए, कई लोग की थोड़ी बहुत हाई रहती है पर फ्लक्चुएशन नहीं होना चाहिए कि काफ़ी एक बार में बहुत ज़्यादा हो जाए फिर कम हो जाए। क्योंकि मेरे साथ एक लड़का था, उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आए थे, वो बता रहा था, पर उसका रिजेक्शन इसी वजह से हुआ कि BP उसकी दिक्कत थी और आई वालों का भी। तो इसलिए आप पहले से चेकअप कर लें, नहीं तो आपको सारी मेहनत जो है, आप इंटरव्यू तक जाएंगे लेकिन आपको मेडिकल आउट हो जाएंगे तो आप बहुत दुख होगा आपको। तो वहाँ तक अगर स्थिति आती है, अगर कोई ऐसा इलाज संभव है किसी परेशानी का, तो आप पहले करा लीजिए। उसकी PDF आती है, आप उसमें देख लीजिए क्या क्या नहीं होना चाहिए। मेजर जो 2 चीज़ चेक होती है मुझे लगा जहाँ पर रिजेक्शन ज़्यादा होते हैं वो आइज़ में है और BP से संबंधित चीज़ें हैं। और कैरिंग एंगल अगर बहुत गंदा नहीं है आपके हाथ का, आप ज़्यादा अगर दिक्कत नहीं है तो आपका कैरिंग एंगल सही अगर वो मान लेते हैं। एक लड़का था जिसका दिख रहा था लेकिन पहले उसका पॉइंट्स आए, फिर बाद में जो सीनियर डॉक्टर आए उनको सही कर दिया। तो फिजिकल इसका जो मेडिकल स्टैंडर्ड है आर्मी जितना टफ नहीं है, लेकिन आपको 2 चीज़ ध्यान रखनी है कि आपकी आइज़ और हार्ट से संबंधित जो समस्याएं हैं वो समस्याएं नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज़ रहती है मेडिकल में। और उस दिन हमको काफ़ी पानी पी के जाना होता था, मुझे भी रीमेडिकल मिल गया था, थोड़ा पानी कम पिया था तो यूरिन में थोड़ा सा ग्लूकोज ज़्यादा था, तो अगले दिन मुझे जाना पड़ा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि ये ना रहे, ये समस्याएं हैं। मेडिकल के लिए आप अवेयर रहें, लेकिन आप पैरामीटर्स पहले चेक कर लें PDF में उसके, इसके बाद ही आप सब कुछ करें, क्योंकि सबसे लास्ट में मेडिकल हो रहा है इस समय, आपको पूरी परीक्षा के दौरान नहीं पता चलेगा। तो ये रहा, मैंने प्रोसेस आपको बता दिया कि आपको पेपर 1 से लेकर के पेपर 2, फिर आपको फिजिकल, फिर इंटरव्यू और फिर बाद में मेडिकल, आपको कैसे तैयारी करनी है। और जो फ्यूचर एस्पिरेंट्स हैं जो इस परीक्षा को देना चाहते हैं, उनके लिए मेरे जो अपनी समझबूझ के आधार पर एक सुझाव रहेगा वो ये रहेगा कि आप पहले देख लीजिए आपको फिजिकली जो स्टैंडर्ड है कि आप फिट हैं कि नहीं हैं। थोड़ा सा मेडिकली अपने बारे में जो बेसिक चीज़ है उसको आप चेक कर लीजिए, इसके बाद इस परीक्षा में आप आइए। और इसमें सबसे बड़ी एक है कि आप जो है लास्ट ईयर के अपीयरिंग में अपने ग्रेजुएशन की आप इसमें शामिल हो सकते हैं। 21 साल के अगर आप हो गए हैं तो आप ये ध्यान रखें कि इसमें आप जनरल कैटेगरी से अगर बिलोंग करते हैं तो आपको एज लिमिट 25 है, और जो आप OBC से हैं तो 28 है, और SC/ST से हैं तो आपको 30 साल का मिलता है। तो आप ये ध्यान रखना है कि खासकर जनरल कैटेगरी और EWS वालों को कि आपको समय के पहले ही डिसाइड कर लेना है कि हाँ मैन बना लीजिए, आप लेट नहीं कर सकते हैं। और इसमें आप ये ध्यान रखिए, और तैयारी करते वक्त आपको ये ध्यान रखना है प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए पेपर 1 की, पेपर 2 की। और तैयारी करने के लिए आप विश्वास करिए आप सेल्फ स्टडी कर सकते हैं। आप अगर प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाते हैं और प्रैक्टिस करते हैं PYQ के बेस पर, तो आप ये संभव है, क्योंकि मैंने भी बिना किसी कोचिंग के अपने सेल्फ स्टडी से ही चीज़ों को, जो ऑनलाइन रिसोर्स थे
उनकी मदद से किया है। उन्हीं की मदद से मैंने अपना ये सारी परीक्षा की तैयारी की है। इवन मैंने पीसीएस का भी जो एग्ज़ाम लिखा और यूपीएससी की जो तैयारी कर रहा था और सीएपीएफ की, तो ये संभव है। बस आपको यूट्यूब से आपको इस समय पर्याप्त गाइडेंस मिल सकती है। आप किसी भी टॉपर्स को उठा लीजिए, उन्होंने जो किया है और जो बता रहे हैं सही बात है। मैं भी वही विश्वास किया था और मैंने भी वही काम किया। किताबें वही रहेंगी, आपका एनालिसिस डिपेंड करेगा आपने हार्डवर्क कितना किया है, प्रैक्टिस कितनी की है, इस चीज़ पर डिपेंड करेगा कि आप कितना अच्छा पेपर में कर पाओगे। और एक चीज़ जान लीजिए, पेपर में आपको प्रेशर में नहीं जाना है, बहुत एक्सपेक्टेशन के साथ नहीं जाना है इस बार ही करके आऊँगे या मेरा होगा। आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। मैंने भी पेशेंस रखा है। आप कहते हैं कि भले आप समय से पहले आपको कुछ मिलेगा नहीं, आप उस समय का वेट करिए अपने। आप ईमानदारी के साथ अगर अपनी एनर्जी को रखते हैं, मैंने यही भी कहीं सुना था कि अगर आप अपने ईमानदारी के साथ अपनी एनर्जी को कहीं रख रहे हैं तो जो कॉस्मॉस में एनर्जी है वो कहीं ना कहीं कंसंट्रेट होती रहती है। वो एक बार में नहीं दिखेगी, 2 बार में नहीं दिखेगी, लेकिन जब एक बार में आप कोई एग्ज़ाम दोगे या कोई परीक्षा दोगे तो वहाँ पे आपको रिज़ल्ट के रूप में वो सारी कंसंट्रेट होकर एक साथ मिल जाती है। तो आप अपने ऊपर विश्वास रखें, पेशेंस बनाए रखें, और अगर सफलता अगर मिलती है तो आप उसको एनालिसिस करिए कि किस पार्ट में कमी रह गई। प्रैक्टिस वाले पार्ट में कमी रह गई, जैसे मेरा दोनों एग्ज़ाम जो नहीं हुआ था वो मैं कंटेंट तो रेडी करने में ही रख गया था, चाहे जेई का एग्ज़ाम हो चाहे सीपीएफ का पहला अटैम्प्ट हो। वहाँ दोनों में कंटेंट में मेरे टाइम लग गया, मैं प्रैक्टिस नहीं कर पाया था। तो जब मैंने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली, मेरे नोट्स तैयार थे, रिवाइजन अच्छे से कर लिया, कॉन्फिडेंस था, तो वहाँ जाके मैं अच्छा परफॉर्म कर पाया। तो प्रैक्टिस इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको इसलिए थोड़ा समय लेकर के आप पहले जो है अपने कंटेंट कहाँ से पढ़ना है, एक प्रिसाइज जो है बुक्स मैंने बता ही दिया आपको। सिंपल वही बुक है जो सभी बताते हैं। पॉलिटी करिएगा लक्ष्मीकांत की, आप कर सकते हैं, बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है, समझ सकते हैं आप उसको। हिंदी इंग्लिश सब में अवेलेबल है। इसके बाद आप स्पेक्ट्रम पढ़ लीजिएगा, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए हिस्ट्री की, और अगर आपको थोड़ा सा साउथ इंडिया में जाना है तो तमिलनाडु की जो ट्रांसलेटेड एनसीईआरटी है, हिंदी मीडियम वाले पढ़ सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले तो ऐसे पढ़ सकते हैं उसी को। इसके बाद आप लूसेंट से आप वैल्यू एडिशन कर लीजिएगा डाटा फैक्ट का, और इसके अलावा ज्योग्राफी के लिए आप एनसीईआरटी पढ़िए। 11-12 की ज़्यादा कुछ नहीं करना है, 11-12 की पढ़ लीजिए, पर्याप्त है। और इसके बाद पीवाईक्यू में देख लीजिएगा, कुछ जो लूसेंट में भी आपको मिल जाएगा, कुछ टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे ज्योग्राफी के। इन्वायरमेंट के लिए आप किसी ऐसी नोट्स पढ़ सकते हैं जो किसी भी कोचिंग मटेरियल के जो प्रिंटेड होती हैं पढ़ सकते हैं, जहाँ पे किस तरह के जो एग्रीमेंट्स हुए हैं, चाहे वह UNFCCC के अंतर्गत हो, COPs हो, किगाली हो या क्योटो प्रोटोकॉल हो, इस तरह के जहाँ पे क्रोनोलॉजी दी हो, उसके ऑर्गेनाइजेशन के किसके तहत कब हुआ है इस्टेब्लिश्ड, किस जैसे WMO वाला आया था हमारे में, यूनिप की स्थापना किसने की थी। तो इस तरह चीज़ें वहाँ पे आपको मिल जाएंगी, आप उसके क्रोनोलॉजी को पढ़ लीजिए। और ऐसे ही हिस्ट्री के लिए आपने कर लिया, उसमें भी देख लीजिए क्रोनोलॉजी वाले क्वेश्चन पढ़े जा रहे हैं, उसी पैटर्न में आप पढ़िए किताब को, जिस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इस तरीके से आप वहाँ भी कर सकते हैं। इकोनॉमी के लिए मैंने बता दिया, आप मृणाल सर का कर लीजिए, उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और वहाँ से आपका काम हो जाएगा। और आप बाकी करंट अफेयर से आप उसका जो बजट है, इकोनॉमिक सर्वे, उसके जो मेजर पॉइंट्स हैं, इनिशिएटिव्स हैं, उसको आप तैयार कर लीजिए। और मैथ्स की थोड़ी प्रैक्टिस कर लीजिए, स्ट्रेटजी बना लीजिए। इंपॉर्टेंट ये है कि आपका, ताकि टाइम से पेपर 1 ख़त्म हो जाए। मैथ्स आपको चाहे शुरुआत में करनी है चाहे बीच में करना है, लेकिन आप लास्ट में मत करिएगा, मेरा कहना मानिए तो, क्योंकि वो उसमें आप पैनिक हो जाएंगे। अगर टाइम कम पड़ रहेगा तो आपसे क्वेश्चन जो आसानी से निकल सकते थे वो नहीं निकलेंगे। पेपर 2 के लिए भी सेम है, आप प्रैक्टिस करिए, स्ट्रेटजी बनाइए कि किस टॉपिक को कितने समय में करना है। और वेटेज ऐसा रखनेगा कि आप जो है, चूँकि कॉपी पहले स्टार्टिंग से चेकअप होती है, ग्रामर अच्छा करके रखिए, और इससे आर्गूमेंट, रिपोर्ट राइटिंग, इसमें तीनों में कॉम्प्रोमाइज़ करने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि यहाँ से नंबर अच्छे मिलेंगे, इम्प्रेशन यहीं से बनेगा कॉपी का। इंटरव्यू के लिए फिर आ जाते हैं हम लोग। इंटरव्यू में आप क्या करिएगा, कामनेस रहिएगा, ऑनेस्ट रहिएगा, और आपको वहाँ पे जा कर के कोई शो ऑफ नहीं करना है, कोई झूठ नहीं बोलना है, ईमानदारी से अपने आंसर रखिएगा। मुझे लगता है आपकी विनम्रता और आपकी ईमानदारी हुई चेक करते हैं, और वो आपके आंखों में उनको दिख जाती है। वो बहुत ही एक्सपीरियंस लोग होते हैं, आप उनसे झूठ बोलेंगे आप पकड़े जाएंगे। आप ईमानदार रहेंगे, आपने कुछ बहुत अच्छा अचीवमेंट नहीं है, फिर भी वो आपको जेन्युइन कैंडिडेट मान करके आपको अच्छे मार्क्स देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। और मुझे सफलता मिली है तो मैं उसको थोड़ा सा और भी मेरा विश्वास उस पर प्रगाढ़ हुआ है। तो धन्यवाद आप सबका, आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। और मैं डीकेटी टीम का
तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे अपनी जर्नी शेयर करने का और अपने जैसे अन्य एस्पिरेंट्स जो उस बैकग्राउंड से आते हैं उनके लिए कुछ मदद मिल सके, उनके लिए अपनी जर्नी शेयर करने का ये अवसर दिया। थैंक यू। जय हिंद।